या आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि आपके इमोशंस ओवरवेलमिंग फील हो रहे हैं और आपने एक डायरी ली हो, पेन लिया हो और जैसे ही लिखना शुरू किया हो अपनी फीलिंग्स के बारे में, आपके इमोशंस सेटल होना स्टार्ट हो गए, तो आपने अननोइंगली जर्नलिंग थेरेपी की है। आपको इसकी इम्पोर्टेंस ऑलरेडी समझ में आ चुकी होगी। जिन्होंने अभी तक जर्नलिंग थेरेपी को ट्राई नहीं किया है, सो रिलैक्स, क्योंकि मैं अब डिटेल में आपको जर्नलिंग थेरेपी क्या है, कितने तरीके से हम जर्नल कर सकते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, सब कुछ बहुत डिटेल में समझाने वाली हूँ। और ये इतनी पावरफुल थेरेपी है, चाहे आपको एंजाइटी हो, ओसीडी हो, आपको डिप्रेशन हो, किसी भी तरीके का डिसऑर्डर हो, हर तरीके के डिसऑर्डर को ट्रीट करने का ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कॉग्निटिव थेरेपी, इमोशन रेगुलेशन थेरेपी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट जर्नलिंग थेरेपी, जिसे आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। सो माय डियर वंस, हम डिटेल में इसे समझें इससे पहले आप डॉक्टर कशिका जैन ऐप को डाउनलोड कर लो, ताकि आप डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, आप मेडिटेशन करो और आपके इमोशंस को बहुत ईजीली, नेचुरली आप रेगुलेट कर पाओ। सो चलिए अब हम शुरू करते हैं। जर्नलिंग थेरेपी, जैसा मैं आपको बता रही हूँ, ये कॉग्निटिव थेरेपी का, इमोशनल रेगुलेशन थेरेपी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जर्नल करना मतलब किसी चीज़ को डॉक्यूमेंट करना। जब हम किसी भी चीज़ को लिखना शुरू करते हैं, चाहे वो हमारे थॉट्स हैं, हमारे इमोशंस हैं, चाहे हमारे गोल्स हैं, तो हम ना अपने माइंड को रिलैक्स कर देते हैं। क्योंकि आप सब चीज़ें अगर अपने दिमाग में रखते हो तो आपका दिमाग बहुत ओवरबर्डन फील करता है और फिर वो इतनी सारी चीज़ों को एक साथ प्रोसेस नहीं कर पाता है। तो वहाँ से स्ट्रेस की वजह से आप इंट्रूसिव थॉट से सफ़र करते हो, आप अपने इमोशन से मिसगाइड होते हो, आप बहुत सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ों को कल पर टालते रहते हो, आप लेस प्रोडक्टिव हो जाते हो, आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत पुअर हो जाता है, आप अपने आप को समझ ही नहीं पाते हो। और जब समझ नहीं पाओगे इमोशंस को राइटली, कैसे प्रोसेस करोगे, कैसे सोल्यूशन ढूंढोगे, नहीं हो पाएगा इफ़ेक्टिवली ये सब जब तक आप जर्नल करने की हैबिट नहीं डालोगे। तो जर्नल करना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपका माइंड एकदम रिलैक्स रहे। और जितना आपका माइंड रिलैक्स रहेगा उतने ज़्यादा रिलैक्सिंग सिग्नल आपकी बॉडी को जाएंगे, आपकी बॉडी उतना ही कंफर्ट में रहेगी, रिलैक्स रहेगी, एंड बॉडी एंड माइंड एक अच्छी ट्यूनिंग के साथ बहुत अच्छे से काम करेंगे। इसलिए आपको जर्नल डेली बेसिस पर करना है। अब जर्नल क्या करें? आप कुछ भी जर्नल कर सकते हैं। आपके अंदर कोई भी इमोशंस आप फील कर रहे हैं, आप उसे भी लिख सकते हैं। ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि अगर मुझे गुस्सा फील हो रहा है या मुझे दुख हो रहा है, मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, आखिरकार कौन से इवेंट ने इसे ट्रिगर किया, मैंने क्या सोचा, मैंने क्या किया, या मेरे आसपास ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मुझे ये इमोशन इस तरह से फील हो रहा है। आप उसमें ये भी लिख सकते हैं। आप किस किस चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हैं, आप वो भी लिख सकते हैं। आपको कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, आप वो भी लिख सकते हैं। आप अपनी फ्रस्ट्रेशन भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपकी डायरी आपको कभी जज नहीं करेगी, क्योंकि वो कभी आपको रोकेगी नहीं कि बस अब और नहीं सुना जाता, मत लिखो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपकी डायरी आपको कभी जज नहीं करेगी, वो आपको कभी रोकेगी नहीं। तो आपका एक फ्री फ्लो एक्सप्रेशन होता है जब आप जर्नलिंग करते हैं, क्योंकि डायरी नॉन जजमेंटल है, आपको फ्री स्पेस दे रही है आप खूब साइकोलॉजिकल वॉमिट के लिए, और आप बहुत ही लाइट फील करते हैं जर्नल करने के बाद। तो आपको समझना है जर्नलिंग बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी नहीं भी है, आप सिर्फ लाइफ में एक पर्पस पर निकले हुए हैं, आपके कुछ गोल्स हैं, अपने गोल्स को जर्नल करना, आप उन गोल्स के रिलेशन में क्या एक्शन लेने वाले हैं उसकी प्लानिंग करना, अपने एक्शंस को, अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करना, इसलिए भी जर्नलिंग होती है। आप अपने हैप्पी हैप्पी मोमेंट्स को ग्रैटिट्यूड के फीलिंग के साथ भी डॉक्यूमेंट कर सकते हैं।
तो सिर्फ परेशानी में नहीं जर्नलिंग, हमें अच्छे टाइम में भी जर्नलिंग करनी है। तो जर्नलिंग करने के पर्पस सबके अलग अलग हो सकते हैं, बट जर्नलिंग करना सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने मेरी तमाम वीडियोस में सुना होगा, मैं लिखने पर बहुत ज़्यादा जोर देती हूँ कि आप लिखिए और रिपीटेडली लिखिए, रिटन प्रैक्टिस कीजिए। आपने बहुत सारे ऐसे टेस्टिमोनियल वीडियोस में भी सुना होगा जो मेरे क्लाइंट्स ने बोला है कि मैम ने जब हमें लिखने के लिए बोला, हमने लिखा तो उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। सो जर्नलिंग थेरेपी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थेरेपी है। तो फ़ायदे हैं इसके कि आपके पास फ्री स्पेस है, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जब चाहें अपनी फीलिंग्स को लिख सकते हैं। अपने अंदर जो भी कुछ तूफान चल रहा है उसको शांत आप कभी भी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कर सकते हैं। आपके पास बहुत ही ज़्यादा फ्री स्पेस है, कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है, आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से आप इसे कभी भी कर सकते हैं और सामने वाला डिफेंसिव नहीं होगा, क्योंकि आपकी डायरी सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सेप्ट करना जानती है, वो आपको चैलेंज करना, वो आपको रिजेक्ट करना नहीं जानती है। तो इसलिए जर्नलिंग आप इजीली फ्रीली कर सकते हैं। वैसे किसी के सामने अपनी बातों को कहने की एक लिमिट होती है और सामने वाले के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कैसे परसीव करेगा। लेकिन डायरी के साथ क्या फ़ायदा होता है, जिन वर्ड्स में आपने लिखा है एज इट इज़ आपकी डायरी वैसे ही आपको रिफ्लेक्ट करने में मदद करेगी और माइंड को रिलैक्स करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब कैसे करें? देखिए, हमारी लाइफ में अगर हम एंग्जाइटी में आ गए हैं, हम में ओसीडी हो गया है या डिप्रेशन हो गया है, तो उस टाइम पर हमारा जो एक इनर क्रिटिक है वो है कि चुप ही नहीं हो रहा है। वो हमें छोटी छोटी बातों पर ब्लेम शेम करा रहा है, कभी खुद को कभी दूसरे को। वो हमें डरा रहा है, तरह तरह के इरेशनल फियर्स हमारे अंदर आ रहे हैं, छोटी छोटी बातें मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम अज्यूम कर रहे हैं, माइंड रीडिंग कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम पर्सनलाइज कर रहे हैं, हम फ्यूचर के बारे में एस्टिमेशन लगाकर फॉर्चून टेलिंग कर रहे हैं, हम जो पॉजिटिव हो रहा है उसे बहुत मिनिमाइज कर रहे हैं, हम अपने आप को ओवरबर्डन कर रहे हैं, कंट्रोल करने, एक कंट्रोल फ्रीक हो गए हैं हम। तो बहुत कुछ इतना डिस्टॉर्टेड वे में हमारे अंदर चल रहा होता है। तो जब आप जर्नलिंग करते हैं तो सिर्फ आप अपने फीलिंग्स को ही वेंट आउट नहीं करते हैं, बल्कि आप अपने थॉट पैटर्न्स भी पकड़ते हैं कि कहाँ पर मेरे फॉल्टी थॉट पैटर्न्स हैं, मुझे जो फील हुआ इसके पीछे की स्टोरी क्या है। तो उस स्टोरी को जब आप डिटेल में लिखते हैं तो आपको पता चलता है कि उसमें कितने सारे डिस्टॉर्टेड पैटर्न से, कहाँ पर आपने मिनिमाइज कर दिया, कहाँ पर आपने मैग्नीफाई कर दिया, कहाँ पर आपने सिर्फ सेलेक्टिव अटेंशन पे की है, कहाँ पर आपने चीज़ों को जनरलाइज कर दिया है, सिर्फ अजम्पशन के बेस पर, पॉसिबिलिटीज़ के बेस पर कहाँ आप अपनी स्टोरी बिल्डअप कर रहे हैं। आपको बहुत कुछ समझने के लिए मिलता है। तो आप सिस्टमैटिक वे में समझ लेते हैं कि कैसा करना है। देखिए, सिस्टमैटिक वे में समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ना नॉन सिस्टमैटिक वे में भी कर सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है जर्नलिंग का कि आपको ना एक पूरा फॉर्मेट में ही जर्नलिंग करनी है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जर्नलिंग चाहें तो बिना किसी फॉर्मेट के भी कर सकते हैं, कि सिर्फ एक डायरी ले लीजिए, कोई फैंसी डायरी लेने की भी ज़रूरत नहीं है, आपने कोई नोटबुक भी ले सकते हैं, आप लीजिए, आप उस मोमेंट में क्या फील कर रहे हैं, क्या आपके दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं, वो लिख सकते हैं आप। और अगर आपके अंदर कोई कन्फ्यूजन है उसे क्लियर करने के लिए क्या आपके पास क्लैरिटी है, आइडिया आपका दिमाग क्या दे रहा है, वो भी लिख सकते हैं आप। अगर आपके पास कोई चैलेंज है तो उस चैलेंज से ओवरकम करने के लिए सॉल्यूशंस क्या क्या हैं, 2 4 5 जो भी हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। रैंडम जर्नलिंग भी कर सकते हैं, कैजुअल भी, कि कभी कभी आपने कर लिया कि आज आपको ऐसा हुआ तो आपने कर लिया, आज आप किसी बात के लिए खुश हुए तो ऐसे आपने कर लिया। मतलब कोई स्पेसिफिक पैटर्न या फॉर्मेट फॉलो किए बिना भी आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन सिस्टमैटिक जर्नलिंग करना ज़्यादा फ्रूटफुल रहता है। अब जर्नलिंग क्यों करना है इसके बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक न्यूरो साइंस का टच भी बताती हूँ। हमारे अंदर ना एक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है जो हमारा रिसेंटली इवॉल्व्ड एक ऐसा ब्रेन का पार्ट है जो रैशनल थिंकिंग करता है, जो डिसीजन बनाना जानता है, जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से जानता है, हर चीज़ को हम देख पाते हैं उसके ज़रिए। और हम ना वर्ड्स के ज़रिए जब अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, ज़्यादा स्टिमुलेट होता है उस वक्त। तो जब भी हम शब्दों में, भाषा में
अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं तो हम अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वाले जोन से ऑपरेट कर रहे होते हैं। बट जब हम इमोशंस को ओवरवेलमिंग वे में फील कर रहे होते हैं तो हम अपने लिम्बिक पार्ट से ऑपरेट कर रहे होते हैं, जहाँ पर हमारा अमिगडाला है, जो कि इमोशंस को प्रोसेस करने का सेंटर है। वहीं पर हमारा हिप्पोकैम्पस, तो वहाँ पर जो लिम्बिक एरिया है, जब हम इमोशनली ट्रिगर हो जाते हैं तो उस टाइम पर टेम्परेरी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से हम ऑपरेट करना बंद कर देते हैं। और इमोशंस इतने कंट्रोलिंग होते हैं, इतने डोमिनेटिंग होते हैं कि उस वक्त हम रैशनल नहीं सोच पाते। हम सिर्फ और सिर्फ इरेशनल जोन में होते हैं, और जो हमारे इमोशंस के कलर में रंगे हुआ होता है वैसे ही हमारे सारे थॉट्स होते हैं। सारी कंप्लेंट्स हमारे अंदर चल रही होती हैं, ब्लेम शेम वाले जोन में होते हैं, और हमारे अंदर की जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस, मेमोरीज होती हैं वो भी ट्रिगर करके उसमें फ्यूल ऐड करने का काम कर रही होती हैं। तो जर्नलिंग जैसे ही आप स्टार्ट करते हो इस हीट मोमेंट में, तो धीरे धीरे आप ना लिम्बिक से प्री फ्रंटल वाले कॉर्टेक्स वाले जोन में आप शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाते हो। क्योंकि जब आप इमोशन से ओवरवेलम फील करते हो उस टाइम पर आप अपने फीलिंग्स को वर्ड्स देना शुरू कर देते हो, आप ना लिखना शुरू कर देते हो, तो आप ग्रेजुअली लिम्बिक जोन से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जोन में शिफ्ट हो जाते हो। एंड धीरे धीरे वो इमोशंस का जो तूफान आपके अंदर होता है वो सेटल हो जाता है, क्योंकि आप उसे प्रॉपर वर्ड्स दे पा रहे हो, आप उसे प्रॉपर स्टोरी के रूप में लिख पा रहे हो। आप ना अपने अंदर जो भी कुछ चल रहा है उसको पूरा एक स्टोरी फॉर्मेट में लिखकर आप धीरे धीरे ग्रेजुअली प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की पावर बढ़ाकर लिम्बिक को कंट्रोल करने का जो प्रोसेस है उसमें आ गए हो। तो इसलिए जर्नलिंग फ़ायदा करती है। अब सिस्टमेटिक जर्नलिंग की बात कर लेते हैं। एक होता है आपका थॉट रिकॉर्ड। थॉट रिकॉर्ड में क्या होता है, आप ऐसे कॉलम बना सकते हैं जिसमें आपने लिखा इवेंट या आपका ट्रिगर, सिचुएशन, फिर आपके क्या उसमें ऑटोमेटिक थॉट, क्या आपके अंदर फीलिंग्स चल रही हैं, ऑटोमेटिक फीलिंग्स, और क्या आपका उसमें ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स था, जो बिहेवियर था आपका। आपने इसको लिखा एंड फिर उसके बाद एक और कॉलम बनाया आपका न्यू थॉट, एंड न्यू थॉट के साथ न्यू इमोशन एंड न्यू आपका बिहेवियर। तो जब आप इस तरह से थॉट रिकॉर्ड करते हैं, जहाँ पर आप अब इवेंट के बारे में भी क्लियर हैं कि क्या ट्रिगर किया आपको, क्या आपके अंदर प्री कंडीशनिंग की वजह से ऑटोमेटिक थॉट आया जिसको आप कॉन्शियसली कैच भी नहीं कर पाए, लेकिन उसने कुछ ऐसे इमोशंस को ट्रिगर किया जिस इमोशन ने आपको कंट्रोल कर लिया। तो अब आप सोच रहे हैं, तो आप धीरे धीरे जोन शिफ्ट कर रहे हैं। तो आपने ये लिखा और आपके वैसा फील करने और वैसा सोचने की वजह से आपका बिहेवियर ऐसा था। तो आपने लिखने के बाद फिर उसी में नया थॉट लिखा कि अगर मैं ऐसा ना सोचूं, कुछ और सोचूं, तो क्या पिक्चर मेरे लिए चेंज हो जाएगी। बहुत सिंपल सा है ना, कि अगर आपको इसी इवेंट ने ट्रिगर कर दिया, जैसे इवेंट ऐसा हुआ कि आपने अपने पेरेंट्स से कोई हेल्प मांगी, अब उन्होंने उस टाइम पर आपकी बात को अनसुना कर दिया और आपको अंदर से एकदम ऐसे ट्रिगर हुआ कि इन्होंने तो मेरी बात ढंग से भी नहीं सुनी है, इन्हें तो हमेशा एक गलत फहमी रहती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग हूँ, इनको क्या पता कि मुझे इस चीज़ की कितनी ज़रूरत थी। दे आर केयरलेस। अगर आप ना इस तरीके से अंदर पकड़ पाएँ कि आपके अंदर ये सारी स्टोरी चल रही थी, इसलिए आप अपने पेरेंट्स पे गुस्सा हो गए, आप इरिटेटेड हो गए उनसे, और आपका बिहेवियर कैसा था, आपने मिसबिहेव किया और मिसबिहेव करते हुए आपने 4 बातें सुना दी। आप तो बहुत ही इनसेंसिटिव हो, मेरी बात को समझते ही नहीं हो, हमेशा मुझे गलत समझते हो, और आपने बहुत रूडली बात करी। तो आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपने जो रूड होकर जो भी कुछ बोला, जिस तरीके से आपके एक्सप्रेशंस थे, जो आप फील कर रहे थे, वो इसलिए क्योंकि आपके अंदर ये मीनिंग आप दे रहे थे। तो इस मीनिंग के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, कि हो सकता है कि बॉटल अप हो रहे हो आपके इमोशंस बहुत टाइम से, और आपके पेरेंट्स हैं कि जो आपकी नीड्स को पूरा इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आप नीड्स को क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, आप रीजनिंग नहीं दे पा रहे हो कि आपकी वो नीड्स क्यों फुलफिल होनी है। हो सकता है इसलिए आप जो है ना अंदर अंदर उस चीज़ को इकट्ठा कर रहे थे और आज एकदम से ब्लास्ट कर गए। या हो सकता है आपने इस तरीके के बहुत सारे कुछ सोशल मीडिया पे रील्स या स्टफ देख लिया हो कि पेरेंट्स ना बच्चों के लिए उनकी नीड्स के लिए बहुत ही इनसेंसिटिव होते हैं, और पेरेंट्स कभी बच्चों को अपनी पूरी तरीके से समझ नहीं पाते हैं, और वो बच्चों की ज़रूरत पूरी करने के बजाय सिर्फ वो ज़रूरतें पूरी करते हैं जो उन्हें लगता है कि सही है। हो सकता है आप वहाँ से ट्रिगर हुए हो और वहाँ से इन्फ्लुएंस होकर आपका ये ऑटोमेटिक थॉट आया हो, तो आपको ना बड़ा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, और फिर आप नया थॉट लिखें कि शायद मैंने अपने पेरेंट्स को ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया कि मुझे इस चीज़ की नीड क्यों है, और मैं
नेक्स्ट टाइम आराम से बात करूँगा और मैं उनको बताऊँगा कि मुझे ये सिर्फ किसी से इन्फ्लुएंस होकर नीड नहीं आई है मेरे अंदर, ये मेरी ट्रू नीड है। तो जब आप इस तरीके से सोचेंगे तो आपको जो गुस्सा था, जो इरिटेटेड थे, वो सारे इमोशंस चेंज होने शुरू हो जाएंगे, एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी और आप भी थोड़ा सा मेलो डाउन होकर एम्पैथेटिक जोन में शिफ्ट हो जाएंगे। एंड फिर आपका बिहेवियर क्या होगा, आप नॉर्मली उनसे आराम से बात करेंगे, रिस्पेक्टफुली अपनी बात को अच्छी तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। तो ये थॉट रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक होता है, जर्नलिंग का एक बहुत अच्छा तरीका होता है। दूसरा होता है आपका इमोशनल वेंट आउट, जिसमें आप इमोशनल डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, केवल आप क्या फील कर रहे हैं। तो आपने अपनी उस टाइम की फीलिंग लिखी और आपने उसके पीछे की जो और भी लेयर्स हैं वो फीलिंग्स भी आपने लिखी कि इस फीलिंग को ट्रिगर करने वाली दूसरी फीलिंग क्या थी। और आपने सिर्फ और सिर्फ अपने इमोशंस को, अपने जो भी मिक्स्ड इमोशंस हैं, आपके मल्टीपल इमोशंस हैं, उसको लिखते चले गए, लिखते चले गए, लिखते चले गए। और जब आप पूरी तरीके से फिनिश हो जाए लिखते 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 लिखते, तो उसमें से ना हाईलाइट कर लीजिए कौन कौन से डोमिनेंट इमोशंस रिपीट हो रहे हैं। एंगर बार बार रिपीट हो रहा है, इरिटेशन बार बार रिपीट हो रही है, फ्रस्ट्रेशन बार बार रिपीट हो रहा है, आपका कौन सा इमोशन है जो बार 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 रिपीट हो रहा है। और उस डोमिनेंट इमोशन को ना पिक कर लीजिए अलग से और फिर अपना पैटर्न देखिए कि ये इमोशन है, मुझे ना बहुत ही ज़्यादा फील होता है, रिपीटेडली फील हो रहा है। तो आप वहीं पर अपना एक मूड चार्ट मेंटेन करना शुरू कर दीजिए, जिसमें आप हर 2 घंटे के बाद नोटिस करें कि आप पिछले 2 घंटे किस इमोशन के जोन में थे। और आपको समझ में आएगा कि अब ये इमोशन आपका एक पैटर्न इमोशन है। ऐसा नहीं है कि एक्सटर्नली हर बार कुछ ट्रिगर कर रहा है, आप यूज टू हो गए ऐसे फील करने के, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो ये मूड रिकॉर्ड, इमोशनल वेंट आउट भी एक जर्नलिंग का बहुत ही अच्छा तरीका होता है। एक तीसरा तरीका भी होता है कि आप अपने इनर क्रिटिक की वॉइस को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं वर्सेस योर ओन इंटेलेक्चुअल वॉइस। इसमें आपके अंदर इनर क्रिटिक या आपकी जो ओसीडी वॉइस होती है, जो आपको डरा रही होती है, उसको आप लिखें। जैसे कि आपके अंदर का इनर क्रिटिक कह रहा है कि अगर मैंने इस चीज़ को 10 बार रिपीट नहीं किया तो मुझे बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा और मेरी फैमिली को बहुत रेपुटेशन लॉस होगा। ये आपके इनर क्रिटिक की, आपके उस ओसीडी वॉइस की आवाज़ है। या आपका इनर क्रिटिक ये बोल रहा है कि यू आर गुड फॉर नथिंग, तुमसे तो ये काम ठीक से नहीं होता है, अब सब लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। कुछ भी इस तरीके का जो भी आपका इनर क्रिटिक, ओसीडी कुछ भी ऐसा बोल रहा है, आपने उसे लिखा। फिर आपकी खुद की वॉइस क्या है वो लिखेंगे आप उसमें, कि जैसे नॉट गुड इनफ वाले, उसमें आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि मैं बहुत सारे काम हैं जो बहुत ही अच्छी तरीके से करता हूँ, हाँ कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, एंड आई एम कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन माई सेल्फ, इम्प्रूविंग डे बाई डे। सो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। आपके अंदर का अगर जो ओसीडी वॉइस है वो आपको मिसगाइड कर रहा है कि अगर आपने इस चीज़ को इतनी बार रिपीट नहीं किया, तो आप उसे लिख सकते हैं कि मैं एक बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन हूँ, एक बार में एक काम को बहुत अच्छी तरीके से कर सकता हूँ, और फिर भी अगर कोई रिस्क है तो मैं उस रिस्क को फेस करने के लिए रेडी हूँ। तो इस तरीके की भी जर्नलिंग आप कर सकते हैं। एक और तरीके की जर्नलिंग होती है जिसमें आप पॉजिटिव जर्नलिंग या ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करते हैं, जिसमें आप जो भी कुछ पॉजिटिव दिन भर में हुआ है उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करते हुए आप उसे डॉक्यूमेंट करते हैं। इस सब से आपके अंदर पॉजिटिविटी बनी रहती है, आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स का लेवल बहुत अच्छा रहता है। होता क्या है, टफ टाइमिंग्स में ना ह्यूमन नेचर है नेगेटिव पर ज़्यादा फोकस करने की, क्योंकि हमारा ब्रेन ही इवॉल्व एक अनसर्टेनिटी में हुआ है, फियर में हुआ है। तो जहाँ पर भी कुछ नेगेटिव देखता है, जहाँ पर भी कुछ चैलेंज देखता है, तो तुरंत सारा फोकस वहीं शिफ्ट हो जाता है। तो ऐसे में ना निगलेक्ट हो जाते हैं वो सारे पॉजिटिव इवेंट्स जो हो रहे होते हैं, मिनिमाइज हो जाते हैं। तो उन्हें ढूंढ ढूंढ कर उनको जर्नल करना ये आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है, बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है। एक और तरीके से आप जर्नल कर सकते हैं, अफर्मेशंस लिखकर, अपने न्यू बिलीव्स को बार बार लिखकर। अफर्मेशंस आप जानते हैं पॉजिटिव वर्ड्स की वो आर्मी है जो चैलेंजिंग सिचुएशन में आपको बहुत हेल्प करती है, एंड साथ के साथ आपके अंदर आपकी नई आइडेंटिटी
फिक्स करने में हेल्प करती है। जब आप डेली अपनी कस्टमाइज अफर्मेशन लिखते हैं जो आपकी स्पेसिफिक सिचुएशन में आपको हेल्प कर सकती है, और आप जो अपने थॉट्स को अंडरस्टैंड करने के बाद नए थॉट्स लिखते हैं, उनको अंदर तक डीपली सेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आप उसे रिपीटेडली लिखते हैं नए तरीके से, जो आप सोच रहे हैं अब उसी सिचुएशन में, क्योंकि सिचुएशन तो वैसी ही रहेगी, आप एक डिफरेंट मीनिंग दे रहे हैं। जब आप उसे लिख लिख कर प्रैक्टिस करते हैं तो यहाँ पर आप जानते हैं ब्रेन पॉइंट्स होते हैं। जब हम लिखते हैं तो वो सीधा डीप सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, इसलिए रिटन प्रैक्टिस की बहुत इम्पोर्टेंस होती है। तो जब आप ऐसे लिखते हैं तो उससे आप बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट पॉजिटिव चेंज अपने अंदर महसूस करते हैं। एक और तरीके से आप जर्नल कर सकते हैं। आप ना अपने आप के लिए एक ऐसा लेटर लिख सकते हैं जिसमें आप अपने आप को एडमायर कर रहे हैं। आप हर दिन इम्प्रूव होते जा रहे हैं, अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज़ का जिक्र करते हुए, अपने एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हुए, अपने इनर चाइल्ड को आप अप्रिशिएट करते हुए लेटर लिखें। और आप सोचेंगे कि हर दिन कैसे लेटर लिखें हम, क्यों हर दिन इतना बोलते नहीं हैं, हर दिन बहुत सारे काम रिपीटेडली नहीं करते हैं, तो आपको रोज़ाना कोई 10 पेज का लेटर थोड़ा ना लिखना है। एक शॉर्ट लेटर लिखो जिसमें चाहे आप 10 लाइन लिखो, लेकिन रोज़ाना अपने आप को एड्रेस करते हुए, अपना नाम लिखते हुए अपने आप को एक लव लेटर, एक एप्रिसिएशन लेटर लिखो। जैसे ही आप 30-40 लेटर लिख दोगे ना अपने आप को, वो लेटर, क्योंकि आप खुद को इशू कर रहे हो, बेस्ट टू बेस्ट वर्ड्स लिखो अपने आप को, आपके अंदर वो इतना अल्टीमेट कॉन्फिडेंस भर देंगे ना कि आप अपने ही बेस्ट वर्जन बन जाओगे। ये मैंने आपको कई सारे तरीके बताए कि आप कैसे कैसे जर्नल कर सकते हैं। जर्नल करने का पर्पस यही होता है कि आप रिफ्लेक्ट करें, ऑब्जर्व करें, आप अपने इमोशंस को प्रोसेस करें और आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें। तो आप इसे एक्रोनियम रोप से भी याद कर सकते हैं। आर का मतलब है रिफ्लेक्ट, कि क्या चल रहा है अंदर की स्टोरी पूरा करा आपने। फिर ऑब्जर्व, यानी कि उस सब से डिटैच होकर आपने ऑब्जर्व करना शुरू किया एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए। एंड पी का मतलब है प्रोसेस कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं पूरा डीपली, किसे रखना है, किसे रिलीज़ करना है। एंड ई का मतलब है एक्सप्रेस कर रहे हैं फुली अपने आप को। तो आप ना ऑनेस्टली, बिल्कुल, अगर आप बहुत से बहुत बुरा भी फील कर रहे हैं ना, तो आप अपनी डायरी में ऊट पटांग उल जलूल शब्दों को भी आप लिख कर अपने आप को खाली कर लें। ये एक तरीके का कथारसिस प्रोसेस होता है। इसमें आप अपने अंदर की जो एक घुटन दबन है उस सब को बाहर निकाल रहे हैं, अपने अंदर की सारी कन्फ्यूजन को, अपने अंदर के इनर क्रिटिक की जो टॉर्चर है उसकी सारी बातों को आप बाहर निकाल रहे हैं। तो जर्नलिंग बहुत ही ज़्यादा एक रिलीविंग प्रोसेस होता है, एक कामिंग प्रोसेस होता है। आप कर तो देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा रिलीव्ड फील होगा, अमेजिंगली रिलीव्ड फील होगा। आप इसे ट्राई करो, क्योंकि ये बहुत 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 ही ज़्यादा रिलीफ देने वाला है। डेली करना है जर्नल। शुरू में स्ट्रक्चर वे में नहीं करना आता, कोई बात नहीं, ऐसे ही करो, जो है अंदर लिख डालो उसे। अगर आप कहोगे तो मैं आपके लिए पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में कैसे जर्नलिंग करते हैं उसकी कुछ वर्कशीट बनाकर आपको वीडियो बनाकर दे दूँगी। बट आपको जर्नलिंग थेरेपी को ज़रूर करना है। इस इम्पॉर्टेंट वैल्यूएबल वीडियो को सबके साथ शेयर ज़रूर करिए। चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इंग्लिश में कंटेंट देखना चाहते हैं तो कशिका केयर्स को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।